हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मियोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मियोसिस को मियोसिस कहते क्यों हैं, ये डिस्कवर्ड किसने किया और इसका ओरिजिन है क्या। तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक मियोसिस को देखते हैं स्टूडेंट्स, 1876 के अंदर मियोसिस जो है ये एक जर्मन से बिलोंग करने वाला साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड की। जिस तरह मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया था कि 1873 ये उसके 3 साल बाद डिस्कवर्ड हुई है। 1873 में ओटो वायरिंग इस तरह का उसका नेम था, उसने फर्स्ट टाइम माइटोसिस को डिस्कवर्ड किया और उसके बाद 3 साल बाद जर्मन से ही बिलोंग करने वाला बायोलॉजिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम मियोसिस को डिस्कवर्ड किया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मियोसिस के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ कि मियोसिस क्या है, इसका वर्क कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो अगर लेट्स सपोज मैं आपको बताऊँ, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नेम था माइटोसिस। आपने पढ़ा था कि जब भी आप माइटोसिस को देखें, माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम हैं और डिविजन्स के बाद ना उसके अंदर 2 सेल बनते हैं और दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है जी। ये मैंने किसका बताया है? माइटोसिस का। माइटोसिस जब भी सेल की डिविजन्स होती है, किस सेल की? एक डिप्लॉइड सेल जो होता है जिसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं इन केस ऑफ होमो सैपियंस। तो उसकी बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड करता है तो दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। लेकिन जब प्रोसेस होता है मियोसिस का, तो मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल के डिवाइड करने से क्रोमोसोम 46 नहीं आते बल्कि 23 आते हैं। यहां पे जरा इस चीज को आपने क्लियर करना है। मेरे पास ये 46 क्रोमोसोम का एक सेल है, जब ये डिवाइड करेगा ना तो हम कहते हैं कि इससे 2 सेल बनते हैं और दोनों में 23 क्रोमोसोम हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। एक डाइप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल नहीं बनते, एक डाइप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। एमसी को ज़हन में रखना है। एक डाइप्लॉइड सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। देखें जी कैसे वाला, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये एक सेल था, डाइप्लॉइड था। अब क्या हुआ कि जब इसकी हुई ना मियोसिस, तो इससे बन गए 2 सेल, दोनों में 23 क्रोमोसोम हैं। अब इन सेल की जब फर्दर डिवीजन होगी तो ये जो 23 क्रोमोसोम वाले सेल है ना, इनकी डिवीजन से फर्दर 2 सेल बनते हैं। वो जो दोनों सेल हैं दोनों में 23 ऐसे इधर भी 23 जो है वो क्रोमोसोम बनेंगे। तो इसका फिर हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो पहली डिवीजन हुई है ना, एक चीज़ और जहन में रखनी है कि ये जो पहली डिवीजन हुई है इसको हम बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस के बाद, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए। अब इन सेल्स की फर्दर डिवीजन हुई लेकिन इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। तो यहां पे हमें एक समझ आ रही है कि ये जो डिवीजन है ना, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह की है। तो इसको फिर हम बोलते हैं मियोसिस 1 और ये जो अगली डिवीजन है इसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 100% लाइक अ माइटोसिस। ठीक है जी। अब ये माइटोसिस का टॉपिक मैंने आपको इससे प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने पूरी डिटेल के अंदर पढ़ाया कि जो माइटोसिस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। उन तमाम को एक दफ़ा जब मैं आपको मियोसिस 2 पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मियोसिस जो है 1876 में ऑस्कर साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट था, बिलोंग करता था जर्मन से। उसने फर्स्ट टाइम ये स्टडी किया। और जो मियोसिस है ना, जब भी आप इसको देखें तो इसको रिलेट करते हैं गैमस से।
ये एक ग्रीक वर्ड गैमस से, और गैमस का मतलब होता है मैरिज, और मैरिज का मतलब होता है किसी चीज का कांटेक्ट में आना, किसी चीज का आपस में मिलना। तो ये जो हमारे पास मियोसिस है, ये स्पेशली मैरिज के केस में हम इसको रिलेट करते हैं कि ये गैमस, क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशंस होती है। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट फॉर्मेशंस होती है, गैमीट्स बनते हैं। मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म, फीमेल की बॉडी के अंदर एग। इसी तरह मियोसिस जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर होती है तो उनके अंदर बनते हैं स्पोर फॉर्मेशंस। आपने पढ़ा पोलन ग्रेन्स वगैरह, और उनके अंदर स्पोर्स उनकी। और मैंने पहले ही बता दिया जो मियोसिस है ये दो कंजेक्टिव डिविजन्स है। पहली को मियोसिस 1 कहते हैं, दूसरी को मियोसिस 2 कहते हैं। जो मियोसिस 1 है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और जो मियोसिस 2 है ये 100% सेम लाइक माइटोसिस। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं सेल। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि जब भी आप मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के 4 फेज हैं। मियोसिस 1 के 4 फेज जो हैं वो मियोसिस 1 के हैं। मैं यहां पे एक दफा लिख भी देता हूं। और 4 ही फेज जो हैं वो हैं मियोसिस 2 के। ठीक है जी, अब देखिए पहले हम मियोसिस 1 को स्टडी करते हैं। मेरे पास एक सेल है जिसमें डाइप्लाइड को हम 2n से जाहिर करते हैं। ये मेरे पास एक सेल है। जब भी आप सेल को देखें, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में आपने पढ़ा कि ये जो बाहर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो अंदर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल जी। स्टार्ट करते हैं हम इसकी मियोसिस। मैंने पहले बताया मियोसिस के 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 आप पढ़ रहे हैं। प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1 और उसके बाद टीलोफेज 1। इन चारों स्टेप्स को आपने एक तरतीब से याद करना हो तो आपके पास सबसे पहले प्रोफेज है, उससे आपने पी, एम से मेटाफेज से एम, एनाफेज से ए, टीलोफेज से 2। हमारे पास PMAT। अक्सर जब एक स्टूडेंट अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाता तो वो जब उसके पेरेंट्स, वो वालिद हो या उसकी वालिदा हो, जब वो हमारे साथ मीटिंग में आती है तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि स्टूडेंट की कामयाबी के लिए ना पेरेंट, और पेरेंट में स्पेशली कौन सी, मदर, और मदर के साथ एंड टीचर। पेरेंट में मदर और टीचर जब आपस में मिलते हैं तो फिर स्टूडेंट कामयाब होता है। आपने ऐसे इसको जो है रिस्पेक्टिवली जो है इसको लर्न करना है, इसको तैयार करना है। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफेज 1। हमेशा याद रखिएगा जो मियोसिस है ना, उसमें जो प्रोफेज 1 है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। चारों फेज जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें जो प्रोफेज 1 है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है जी, एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, हम प्रोफेज, जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था तो माइटोसिस में हमने प्रोफेज को फर्दर फेजेस में डिवाइड नहीं किया। मैंने माइटोसिस में आपको बताया था कि हमारे पास जो माइटोसिस है ना, ये जस्ट 30 मिनट की होती है, और 30 मिनट्स के बाद माइटोसिस होती है। एक से सेल 2 बन जाते हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। और ये जो दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहते हैं इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। जो स्टूडेंट डायरेक्ट मियोसिस देख रहा है मैं उसको स्पेशली रेफर करूंगा कि आप एक दफ़ा टॉपिक नंबर 3 इसी चैप्टर का और लेक्चर नंबर 2 जो है, इन दोनों को देखें। देखने के बाद फिर मियोसिस की तरफ आएँ। ठीक है जी स्टूडेंट, हम प्रोफेज 1 को फर्दर 5 फेज में डिवाइड करते हैं। पहले है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन,
एंड डायाकाइनेसिस। डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस को मैंने शॉर्ट लिख लिया। 5 स्टेप हैं, इनको भी आपने ऐसे ही तरतीब से याद करना है। तो मैं देख लेता हूं। सबसे पहले जी लैप्टोटीन से L, जाइगोटीन से G, पैचिटीन से P, डिप्लोटीन से D, डायाकाइनेसिस से D। इसको हम याद करने के लिए लार्ज जाइगोट पे डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है जी, देखें जब हमारे पास एक जाइगोट का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब है उसमें डिवीजन भी डायरेक्ट होती हैं बड़ी रैपिडली। उससे आपने इसको ऐसे तरतीब से याद कर लेना है कि लार्ज जाइगोट पे डायरेक्ट डिविजन्स। अब आपने यहां पे इसको देखना है सबसे पहले जी लैप्टोटीन। ठीक है जी, तो यहां पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप प्रोफेज 1 का पहला फेज देखते हैं ना, तो पहले फेज में ना हमारे पास जी 4 क्रोमोसोम हैं एक सेल में। कितने क्रोमोसोम हैं? 4। एक चीज मैं आपको यहां पे ये कंफर्म कर दूं आप तमाम बच्चों को, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मेरे पास ये जो है ना, ये है जी 1 क्रोमोसोम। ठीक है जी, 1। अच्छा जी, ये जो है ना मेरे पास ये वाला, ये भी 1 क्रोमोसोम ही है, ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, और ये जो इसके साथ है ये भी सिंगल क्रोमोसोम है। जस्ट यहाँ पे आपने बताना है कि ये क्रोमोसोम एक ही है लेकिन इसके ऊपर इसकी सिस्टर क्रोमाटिड्स है। सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो इसके साथ हैं, तो ये क्रोमोसोम एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास ये एक सेल है, इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है? 4। तो बताएं ये चारों सिंगल क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्म में है? जाहिर बात है ये सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्म में है। मैंने अब बता दिया है कि मैं यहाँ पे जो मियासिस आपको पढ़ा रहा हूँ उसके डाइप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4। हमारी बॉडी के डाइप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब आपको पता है कि यहाँ पे 46 बनाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम कैसे इसको बार बार बनाते जाएं। मकसद तो है जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मकसद तो ये है जी आपको समझ आए। ठीक है जी। जी मेरे पास 4 क्रोमोसोम है। प्रोफेज जो ही स्टार्ट होना है तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। यहां पे देखें मैंने इसका न्यूक्लियस का साइज इसका लार्ज किया है, जरा थोड़ा सा बढ़ाया है। इसका मतलब फिर ये हो गया कि लार्ज न्यूक्लियस साइज। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पे 4 क्रोमोसोम हैं। ये जो चारों क्रोमोसोम है ना, जब लैप्टोटीन स्टार्ट होगी एक तो ये थिक होंगे और एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी हम ग्रीक डिक्शनरी को देखें उसमें लैप्टो का मतलब होता है थिक और नैरो भी कहते हैं इसको हम, नैरो। और टीन का मतलब होता है बैंड, कोई धागा, कोई स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। लैप्टोटीन का मतलब है कि ये जो धागे हैं, ये जो बैंड है ना, एक तो ये नैरो हो रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं लैप्टोटीन। इतना ही है। प्रोफेज की जो पहली फेज है लैप्टोटीन, आपने उसमें ये बताना है कि क्रोमोसोम एक तो थोड़े से नैरो होंगे, साथ वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्टोटीन। क्या कहते हैं? लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के बाद है जाइगोटीन। स्टूडेंट जाइगोटीन का आपको पता है कि जाइगोटीन का बेसिकली जाइगोट से निकला है, और जाइगोट का मतलब है कि जाइगोट बनता ही फ्यूजन के बाद है। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। देखें दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, इसी तरह ये वाले नीचे वाले भी। तो मैंने आगे जस्ट यही बना लिया, क्योंकि जो इन 2 क्रोमोसोम ने आपस में बिहेवियर शो करना है वही नीचे वालों ने भी शो करना है। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज मैं और बता दूं, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको जरा आपने गौर से सुनना है, होमोलोगस को। देखें जी स्टूडेंट, मेरी बॉडी का एक सोमैटिक सेल, सोमैटिक वर्ड सोमा से निकला और सोमा का मतलब है बॉडी।
मेरी बॉडी के एक सेल में जो है वो है 46 क्रोमोसोम। अगर इससे इनिशियल स्टेज पे चला जाए, बिल्कुल स्टार्ट पे, जब पहला जाइगोट बना, फर्स्ट जाइगोट, उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम थे। वो जो 46 क्रोमोसोम हैं उसमें से 23 मदर से और 23 फादर से। ये जो फादर और मदर से 23 क्रोमोसोम आए तो दोनों मिलकर क्या बन गया? 46 क्रोमोसोम। यहां पे एक चीज आपको मैं और क्लियर कर दूं कि अब देखें, मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करना है। मदर से कितने, लेट्स सपोज हम 23 की बात नहीं कर रहे, हम 4 की कर लेते हैं, ठीक है जी। बल्कि 4 को भी आसान करके हम ना 2 की कर लेते हैं। मेरी बॉडी के एक सेल में फॉर एग्जांपल है जी 4 क्रोमोसोम। 2 कहाँ से आए? मदर से। 2 कहाँ से आए? फादर से। अब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ना, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला है ना, इसका होमोलोगस जो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला है वो है। ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम नंबर 2 मदर वाला है, उसका होमोलोगस कौन सा होगा? फादर का क्रोमोसोम नंबर 2। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। समझ आ रही है? तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका मतलब फिर ये हुआ कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर मैं आपसे ही पूछूं कि जी मेरी बॉडी के अंदर एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के कितने होमोलोगस क्रोमोसोम हो सकते हैं? एक ही, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 वाला है वो 2 का होमोलोगस, 3 वाला 3 का होमोलोगस, 4 वाला 4 का होमोलोगस। तो इस तरह 23 वाला जो है वो 23 वाला जो है उसके होमोलोगस, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर आपने ये याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, आपकी बुक में ना एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ लिखी है, होमोलोगस क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल बट नॉट नेसेसरीली। होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, कभी वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इन दोनों पे फॉर एग्जांपल आई कलर का जीन है, इस पे भी आई कलर का जीन, जो जीन है उसकी अलील ब्लैक को कंट्रोल करती है, इस पे जो अलील है वो भी ब्लैक को कंट्रोल करती है। तो ये तो हो गए सेम। अगर इस पे जो जीन जो आई कलर को कंट्रोल करने वाले जीन की जो अलील है वो ब्राउन है, इधर वाले की ब्लैक है, तो इसका मतलब है क्रोमोसोम होमोलोगस जो हैं इनके ऊपर जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है ज़रा। तो इसलिए ये नेसेसरी नहीं है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जितना भी जेनेटिक कोड है या होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जितना भी डीएनए है वो 100% सेम हो, उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। लें जी, इसका मतलब फिर ये हो गया कि 4 क्रोमोसोम है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। ये जो 1 है ना होमोलोगस क्रोमोसोम, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो जब ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं जाइगोटीन। क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। अब जिस जगह पे ये मिलते हैं ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। मैट्रिक में, बल्कि आपकी जो सेकेंड ईयर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें आपने साइनेप्सिस का वर्ड पढ़ा है कि जब भी आपके जो सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसमें जब 2 न्यूरॉन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक जगह पे मिलते हैं आकर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है जी। इसी तरह ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि साइनेप्सिस क्या होता है। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पैचिटिन। समझ आ रही है? क्या बोलते हैं? पैचिटिन। इसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के पास आकर ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ओवरलैप करने के बाद ना, ये आपकी जो प्रोफेज है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एमसीक्यूज भी याद रखना है तो खैर सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म्स जो हैं वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म के साथ ओवरलैप कर चुकी हैं। अगर मैं इसको आसानी के लिए और बनाऊं तो स्टूडेंट देखें, मेरे पास एक क्रोमोसोम ये है और इस क्रोमोसोम के साथ जो दूसरा क्रोमोसोम है ना वो है ये। यहां भी सुने, ये जो क्रोमोसोम है ना रेड कलर वाला, इसकी ये क्रोमाटिड्स है, तो ये जो इसकी है ये है इसकी सिस्टर क्रोमाटिड।
अब इस क्रोमोसोम की ये जो क्रोमाटिड है ना, इसके साथ दूसरे क्रोमोसोम का रिलेशन देखें तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, ये यहाँ पे आकर ओवरलैप कर जाएगी, और ओवरलैप करने के बाद ना हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब ये जो क्याज़मेटा ना, जर्मन में हम कहते हैं क्रॉस को। ठीक है, देखिए दो क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जब वो क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्याज़मेटा फॉर्मेशंस कहते हैं। अब ये जो क्याज़मेटा फॉर्मेशंस है, क्याज़मेटा फॉर्मेशंस में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के जो डीएनए है वो शफल होता है दूसरे क्रोमोसोम पे, और दूसरे का डीएनए जो है वो शफल होता है दूसरे क्रोमोसोम पे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो क्याज़मेटा फॉर्मेशन है, ये 1903 में शायद एक साइंटिस्ट था, मैंने पढ़ा भी था उसका नेम क्या है मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये उसने, और दूसरा जो है वो 1926 या 25 में क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैंने आपको एक चैप्टर है वेरिएशन इन जेनेटिक्स, उसके अंदर इसके ऊपर पूरे न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कितनी परसेंटेज पे हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर करते जाएं कि जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर देखें या एनिमल्स की बॉडी के अंदर देखें, पैचिटिन के अंदर जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं ना, या आपस में क्याज़मेटा फॉर्मेशंस करते हैं, तो यहाँ से बहुत सा डीएनए शफल होता है, और प्रोफेज में ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है पैचिटिन। पैचिटिन प्लांट्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म, आपने पाइनस का फर्स्ट ईयर में लाइफ साइकिल पढ़ा, और जिम्नोस्पर्म हमारे पास जो है जिनको बाइलोबा है, जो जापान के अंदर पाया जाता है, चाइना के अंदर, फिलिपाइन के अंदर है। इसी तरह सीड्रस देवदारा जो प्लांट है, हमारा नेशनल प्लांट जो है, उनके अंदर पैचिटिन कई मन तक होती रहती है। स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर पैचिटिन का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन में वैरायटी ज्यादा आती है, क्योंकि जब शफलिंग का टाइम ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, तो उससे फिर जो है वो वैरायटी बढ़ेगी, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास जो है, ये आपने फिर देख लिया पैचिटिन। अब पैचिटिन के बाद है डिप्लोटिन। देखिए जी, पैचिटिन में दोनों ही क्रोमोसोम ऐसे बैंड की फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं। पैची का मतलब ही होता है हाईली थिक, ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ही डिप्लोटिन स्टार्ट होगी तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये काफी हद तक दूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी जुड़े हुए हैं, तो डिप्लो का मतलब डबल होता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम अभी डबल फॉर्म में है। ठीक है जी। डिप्लो के बाद डायाकाइनेसिस है। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डाया का मतलब होता ही अवे है, किसी चीज से दूर होना। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए थे वो सारे ही दूर हो जाएंगे। तो मेरा आपसे एमसीक्यूज है, तो मुझे ये बताएं कि होमो सैपियंस जो हैं इंसान, उसकी एक सेल के अंदर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस, टोटल 46, उसमें से जो 23 हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोगस। अंडरस्टैंड जी। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये इसका 1 होमोलोगस है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 के साथ क्या रिलेशन है? ये एनालोगस है। ठीक है। और 1 जो है वो कभी 2 के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं करता, वो हमेशा 1 के साथ ही करता है। बीएससी के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब दो क्रोमोसोम आपस में आते हैं ना, तो इनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। वो जो पेलिकल है ना, उसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम बनते हैं। वो एंजाइम बेसिकली गोल्जी बॉडी से बन के आ रहे होते हैं। और वो एंजाइम किस स्टेज पे बनते हैं? अगर आपने इसी बुक का, इसी चैप्टर का पहला लेक्चर सुना था सेल साइकिल, तो मैंने बताया था G1 फेज जो 9 आवर्स का होता है, उसके अंदर वो एंजाइम बनते हैं, वो गोल्जी बॉडीज की कॉपीज बनती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है हो गया डायाकाइनेसिस। तो लास्ट पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास जो प्रोफेज में ये पांचों फेज होने के बाद इसके अंदर क्रोमोसोम की सिचुएशंस क्या है, क्रोमोसोम का इसके अंदर आपको अगर देखना हो कि क्रोमोसोम किस तरह का होता है, तो
तो ये देखें, ये मैं बनाता हूँ न्यूक्लियस जी। इस न्यूक्लियस में मैं बना देता हूँ, आपके पास 4 क्रोमोसोम बनाने थे ना, क्योंकि मैंने बताया भी था कि आपको टोटल जो हैं इस स्पीशीज़ के अंदर 4 क्रोमोसोम हैं। ये 4 क्रोमोसोम बन गए, इधर भी मैंने 4 बना दिए, यहाँ पे भी 4 जो हैं वो बन गए, ये 4। अब एक चीज़ है, आपको पता है कि पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर होने से ये जो हैं थोड़े से आप इनको ब्लू ब्लू कर लें, और ये जो दूसरे वाले हैं आप इनको ज़रा थोड़े से रेड कर लें, क्योंकि जीन शफल हुए हैं। रेड से कुछ उधर पार्ट चले गए और ब्लू से कुछ इधर पार्ट आ गए। इससे फिर डाइवर्सिटी बनेगी, वैरायटी आएगी। ठीक है, आपने, मैं एवोल्यूशन में पढ़ाता हूँ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वो सारा इधर से जन्म लेता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ आपको छोटी सी। आपने देखा कि एक वालिद और एक वालिदा दोनों ही, उनके 10 बच्चे भी होंगे तो हर एक की शेप डिफरेंट, हर एक की शक्ल डिफरेंट, हर एक का कलर डिफरेंट, हर एक की फिजिक्स डिफरेंट। ये जो फिजिक है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये सारी की सारी क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो के आगे चेंज आती है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास इस वक्त प्रोफेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर सारी शफलिंग हो गई है, डीएनए वगैरह जो है वो जितना भी ट्रांसफ़र होना था, क्रॉसिंग ओवर जितनी भी होनी थी वो हो गई। अब प्रोफेज जो है वो फर्दर क्या होगा कि हमारे पास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि न्यूक्लियस के राइट एंगल पे यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स है। जो ही शफलिंग होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो शफलिंग हो रही होती है तो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो एस फेज के बाद जो G2 फेज होता है उसमें सेंट्रियोल की कॉपी बनती हैं, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर पैक रहते हैं। मैंने वहाँ पे बताया था, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो आपको सेल साइकिल भी ज़रूर देखना चाहिए। अब ये देखें, ये जो सेंट्रियोल है ये बिल्कुल अपोजिट पोल पे आ गया, ये ब्लैक कलर का सेंट्रियोल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये जो ब्लैक कलर का सेंट्रियोल है ये कितनी तरह के माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज करेगा? 3 तरह की, एस्ट्रल, स्पिंडल, काइनेटोकोर। ठीक है जी, इन तीनों का मैंने कहाँ पे जिक्र किया था? माइटोसिस के अंदर। कहाँ पे हैं ये? इनको मैंने यहाँ पे लिखा भी था, अब वो लिखा शायद इस साइड पे था, मैंने रेज कर दिया है। बहरहाल मैंने बताया था कि ये जो सेंट्रियोल है ये 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज करता है। देखें, कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो स्मॉल साइज के हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो डायरेक्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर प्रोटीन पे। कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो अपोजिट पोल से आने वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं उनके साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये हमारे पास। और सेंटर में इनके मोटर प्रोटीन होती हैं, ये मैंने आपको फंक्शन बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये मेरे पास है मेटाफेज 1 किसकी? मियोसिस की। मियोसिस 1 की या 2 की? 1 की। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये मेटाफेज है किसकी? माइटोसिस की। इसमें जरा फर्क देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज तो हैं, लेकिन क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने है। बाईवेलेंट फॉर्म इसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये टैटर्ड फॉर्म होती है जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम बाईवेलेंट या टैटर्ड फॉर्म कहते हैं। बाईवेलेंट या टैटर्ड फॉर्म। अब ये क्या होगा? देखें, यहां पे तमाम के तमाम क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हुए थे और एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, एक राइट साइड से जो सेंट्रियोल से आ रही है, दूसरी लेफ्ट से। इसमें स्टूडेंट ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है ना वो जस्ट एक ही सेंट्रियोल पे अटैच है, इधर से सेंट्रियोल पे अटैच नहीं है। तो ये हमारे पास मेटाफेज है। अब इसके बाद 2 स्टेप और इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी अपना लेक्चर जो है वो मेटाफेज 1 पे स्टॉप करते हैं। हम स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए